पैसा कमाना है और खुद से पैसा बनाना है जनाब, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ मामला खड़ा करना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही या नहीं आपने ट्राई मारी या ट्राई की भी लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो मायूस नहीं होना है, पैसा आप अपने बलबूते पे भी बना सकते हैं। वो पैसा कमाने के क्या तरीके हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम तरीके बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उन एक एक तरीके के ऊपर या जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर एक्सक्लूसिव डिस्कशन रख लेंगे। सबसे पहला तरीका फ्रीलांसिंग है। स्किल्स पे आपकी बात आएगी कि आप क्या चीज कर सकते हो दुनिया के अंदर जो बिके, कौन सी सर्विस ऐसी दे सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हो, तो आपको गूगल पे सर्च करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स किस चीज के होते हैं, कौन सी उनकी स्किल्स होती हैं और लोग दुनिया में किस चीज का काम ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं। तो आईटी सेक्टर आपको टॉप पे मिलेगा, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी एनजीओ हैं वो सब आईटी के कोर्सेज बच्चों को करा रही हैं ताकि वो फ्रीलांसर बन जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि जी यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट है, उसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, यूट्यूब आपको पैसे देगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट गेम है। लेकिन आपको ये जरूर समझना होगा कि यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट कंटेंट सबसे ज्यादा बिकता है। चाहे आप प्रैंक्स वीडियोस बनाएं, म्यूजिक की कोई वीडियो बनाएं, आप सिंगर हैं तो लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा मांगते हैं, फनी वीडियोस हो या जो भी कंटेंट हो। अगर आप ऐसे बैठ के पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो उसमें भी फन शामिल हो, एंटरटेनमेंट हो। वल्गैरिटी को थोड़ा सा दूर रखना है, लेकिन कमाने वाले वल्गैरिटी दिखा के, बोल के, गालियां बक के भी कमा के चले गए और आज वो अरबोपति बन गए यूट्यूब से। तीसरा तरीका है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, बहुत बेहतरीन तरीका है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है कि यहां पे बंदे ने ये चीज खरीदनी है, यहां से मैंने उठानी है, यहां से मुझे वो चीज जो है $4 की पड़ रही है, यहां पे $8 की बिक रही है, $3 उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट और सारी चीजें आ रही हैं, $1 मेरा प्रॉफिट है और इसको जो यूनिट्स चाहिए, जो आइटम्स चाहिए वो 1000 चाहिए। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय $1 यानी उसको आपको जो उस बंदे से प्रॉफिट होने वाला है वो $1000 का होने वाला है, यानी पाकिस्तानी 2,83,000 रुपए आप कमाने वाले हो। तो ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ यहां से ऑर्डर लेना है, इधर आपने बताना है इनको कि इन्होंने डिलीवर कहां करना है, सारी फीस कटेगी, सब चीजें होंगी, अमाउंट को बस आपने कंसीडर करना है कि कितने पैसे बचेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हैं, अमेजोन ही यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी ड्रॉप शिपिंग मॉडल के तहत जो है लगभग 33,000 पाकिस्तानियों ने या 33,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स यूज हुए जिसमें उन्होंने गबन किया है, यानी लोगों से पैसे ले लिए, उनको चीजें नहीं ड्रॉप करवाई या नहीं उनके डिलीवर हुई। तो गलत किया उन्होंने। आज सारे पाकिस्तानी इसका सिला भुगत रहे हैं कि जनाब वो बंद ही कर दिया अमेजोन ने पाकिस्तान का एक्सेस। लेकिन वर्चुअल आईपीस के जरिए आप, या दुबई में कोई दोस्त बैठा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, तो वर्चुअल आईपीस के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आपको स्टडी करना होगा, इतना आसान काम नहीं है। चौथा तरीका है ऑनलाइन सर्वे। ये बहुत आसान तरीका है, दुनिया में कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े इदारों को, मार्केटिंग कंपनीज को ऑनलाइन सर्वेस चाहिए होते हैं। थोड़ा मुश्किल काम भी है क्योंकि अगर आपके सोशल मीडिया में बहुत अच्छे स्किल्स नहीं है तो आपको उकताहट होगी, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत टाइम देते हैं सोशल मीडिया को तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। फेसबुक पे फॉर्म भेजते रहें, फलानी जगह फॉर्म भेजते रहें, व्हाट्सएप पे भेजते रहें, फॉर्म के जरिए सर्वे कलेक्ट कर लेंगे, एआई के जरिए अब आप सर्वे कलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज को आपने बताना होता है, कंपनीज को पूरा पूरा डेटा चाहिए होता है। ये सर्वे फर्जी सर्वे नहीं होते, यानी जिस बंदे ने फॉर्म भरा है उसकी ईमेल आईडी से लेके एवरीथिंग सब कनेक्ट हो जाती है उसकी। तो हर कोई फॉर्म भरता नहीं और अब लोगों को इतना ज्यादा वो हो गया है कि उसको पता होता है, जैसे मेरे पास अगर कोई बंदा भेजेगा XYZ कंपनी का ऑनलाइन सर्वे फॉर्म, या वो कहेगा यार एक सर्वे फॉर्म है आप फिल कर दो, तो मुझे मेरे जहन में आता है कि यार इस बंदे को तो फायदा हो रहा है। अब क्या होता है, लोगों की, बहुत से लोगों की नियत होती है कि इसको क्यों फायदा हो रहा है, एक अजीब सा उनका जहन होता है, तो वो इस चक्कर में वो सर्वे फॉर्म नहीं भरते। लेकिन मैं सर्वे फॉर्म सिर्फ उसी सूरत में भरता हूं जो चीज मुझसे मैच करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा जूते पहनने का शौकीन नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और फिर मेरे लिए जॉगर्स है ही नहीं, यानी मेरी लाइफ में, मेरे रूटीन में जॉगर्स का इतना इस्तेमाल नहीं है, और मुझे कोई बंदा कहता है यार ये सर्वे फॉर्म है जॉगर से मुतालिक, तो मेरे लिए बोरियत वाला काम है, मैं उसे नहीं करूंगा। इसलिए आपको ये देख के भेजना है सर्वे फॉर्म उसी बंदे को जो उसकी चीज से मैच कर दो। हाँ, वो मुझे फॉर्मल शूज का भेजेगा क्योंकि मुझे सुबह से शाम फॉर्मल शूज पहनने, लेदर शूज पहनने, या मैं बहुत ज्यादा जूतों का शौकीन हूं, तो मैं काम, मतलब उसका काम आ जाऊंगा और सर्वे फॉर्म भरूंगा। तो ये आपको जज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है, उसके मुताबिक सर्वे फॉर्म भेजना होता है। पांचवा जो तरीका है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बड़ा बेहतरीन तरीका है, बड़ा मजेदार तरीका है। इसमें आपके स्किल्स भी राइटिंग के बड़े इंप्रूव होते हैं और इसमें आप पूरी एक कॉन्सेप्चुअल आइडियोलॉजी क्रिएट करते हैं, यानी लोगों को अपना फैन भी बना सकते हैं आप अपने ब्लॉग के जरिए, और ये बड़ा कदीम तरीका है। तो अब सिर्फ डिजिटलाइज हो गया है, वही आर्टिकल जो पहले आप अखबारात में लिखते थे, कहानियां लिखते थे, हमदर्द एक डाइजेस्ट
या डाइजेस्ट भी नहीं बल्कि वो एक रिसाला होता था, तो उसमें जो है वो लिखे जाते थे। तो अब खैर दौर बदल गया, अब डिजिटल हो गया, तो ब्लॉगिंग का नाम दे दिया गया। इस ब्लॉग से लोग कमाते कैसे हैं? वो इस तरीके से कमाते हैं कि कंपनीज को अगेन मार्केटिंग चाहिए होती है। आपका ब्लॉग पढ़ के अगर कोई कन्विंस हो गया और उसने कोई प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दी, तो आप डायरेक्ट ब्लॉगिंग उसके हवाले से नहीं लिखते। कंटेंट राइटिंग का बड़ा कमाल होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, यानी आप बताते हैं कि जी अगर आपने दूध की कोई प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट दूध पे नहीं लिखेंगे ब्लॉग, आप डायरेक्ट नहीं आ जाएंगे किसी चीज पे, बल्कि आप इनडायरेक्ट वे में आएंगे कि इंसानी सेहत के लिए कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी अब आपका पहला पैरा पूरा कैल्शियम पे होगा। आप उसको पूरी एक मेंटालिटी बनाते हैं, यानी वो सेकंड पैरा पे जब आएगा तो वो आपसे कन्विंसिंग मूड में आ जाएगा कि हाँ यार ये ब्लॉग बिल्कुल ठीक, इसके एक एक जुमला जो है ना उतर रहा है मेरे जहन में। और लास्ट पैरा जो होता है आपके ब्लॉग का, चाहे वो थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, तो उस पैरा में आप उसको सॉल्यूशन देते हैं कि ये जो पूरा मसला मैंने बताया, इस मसले में जो तुम कन्विंस हो गए मेरा ब्लॉग पढ़ के, तो भाई इसका आखिरी हल ये है कि तुम ऑलपर का दूध पियो। तो इसका मतलब हो गया कि ऑलपर वाले आपको उस चीज के पैसे दे रहे हैं और अल्टीमेटली वो बंदा जो है ऑलपर की प्रोडक्ट्स पे आ जाएगा, चाहे वो उनका देसी घी हो या एक्सवाइजेड कुछ भी हो। तो ब्लॉगिंग जो है वो इस तरीके से, अब ये मतलब हर बंदा जो कहता है ना यार मैं तो ब्लॉग लिख रहा हूं अर्निंग तो नहीं हो रही, तो भाई वो ये वाली ब्लॉगिंग नहीं है कि बस कुछ भी लिख दिया और अर्निंग हो जाए। समझो इसमें कि इसमें मार्केटिंग पर्सपेक्टिव होता है, और जिसके लिए पहले तो आपके ब्लॉग्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पास लोग गैदर हो, यानी आपके रीडर्स ज्यादा हो, फिर आप किसी कंपनी से बात करोगे या कंपनी आपको खुद रुजू कर लेगी कि यार आपके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं तो आप हमारे लिए ये चीज लिखें, जैसे वीलॉग्स के अंदर होता है। इसी तरीके से जो छठा आपका तरीका है पैसा कमाने का, वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। यूरोप में सबसे ज्यादा ये चलता है, एशिया में इतना ज्यादा लोगों में शौक नहीं है। यूरोप में अभी भी मैं देखता हूं कि बच्चों में ये चीज एक शौक है उनको। राइट अ बुक एंड पब्लिश। ई बुक पब्लिश होती है, ना छपवानी पड़ती है ना प्रिंट करानी पड़ती है। आप एक बुक लिखते हैं, अच्छा सा कवर तैयार करते हैं, कैनवा पे तैयार हो जाता है कवर, तो आपकी जनाब 250, 300, 400 पेजेस की एक बुक तैयार हो गई। अब ये बुक पढ़ने का कॉन्सेप्ट आप खुद भी नहीं पढ़ते होंगे, ई बुक्स तो बहुत दूर की बात है, आपको तो कोई फिजिकल बुक दे दे तो आप घर में ले जाके रख देंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यूरोप में ये है, वहां के स्टूडेंट्स ये बुक्स पढ़ते हैं। तो आपको सर्च करना है कि ज्यादा कौन सा कंटेंट और टॉपिक है जो यूरोप के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं। गूगल पे, गूगल एनालिटिक्स आपको देगा। बहुत सारे बच्चे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उनको जरूरत होती है उस टॉपिक से रेलिवेंट आपको बुक लिखनी पड़ेगी। ये ऐसी बुक नहीं है कि जनाब शाहजेब साहब ने एक बुक लिख दी और बस उन्होंने अपने अहले महल्ला को बताने के लिए, दोस्तों को बताने के लिए, जी मैं भी ऑथर बन गया हूं, मैंने एक किताब लिखी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी पब्लिसिटी नहीं लेनी, आप कमाने के लिए तरीका यूज कर रहे हैं। आप ऐसी बुक लिखते हैं जो यकीनी तौर पर आप अपने शौक से लिखेंगे तो अच्छी लिख सकेंगे, लेकिन आप उसका एक सर्वे करने के बाद लिखते हैं, यानी आपको मार्केट पता होती है कहां पे ये बुक खरीदी जाएगी। और इस बुक की यकीन माने, आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, $100, $50-60 से कम की मैं कोई बुक नहीं देख रहा इस टाइम। और बिल्कुल जो बहुत पुरानी बुक्स हैं वो कहीं जाके ई बुक्स, अब उनके वर्जन आए $12, $6, इससे नीचे नहीं है। तो मैं कहता हूं आपकी बुक अगर $10 में भी बिक रही है या चले $1 में भी बिक रही है, तो आप सोचें कि अगर आपकी $1 की बुक को जो बहुत ज्यादा लोगों की नीड है, उसमें ऐसा कंटेंट मौजूद है, बहुत अच्छी लिखी गई है और 5-6 हजार लोग मंथली खरीद रहे हैं, यानी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ भी नहीं जा रहा, ना कोई प्रिंटिंग, ना कोई पब्लिकेशन, किसी चीज पे कुछ नहीं जा रहा। एक दफा बुक लिख ली और अब वो सारी जिंदगी जो जो सब्सक्राइब करता जाएगा अकाउंट में, चाहे $1 आए, $2 आए, आ रहे हैं आपके पास। तो आप बुक लिखने के शौक को उजागर करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी की इसमें मदद लें। लेकिन ये नहीं कि पूरी बुक आपने छपवा दी उसी से वही, और आपने कहा 3 दिन में मैंने बुक लिख ली। ऐसी बुक कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका जो कंटेंट है उसका सीक्वेंस आउट होगा। पता लग जाएगा कि यार ये सीक्वेंस नहीं मिल रहा। जो रीडर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी मंशा क्या होती है, जैसे आप टेलीविजन पे कोई ड्रामा देखें या कोई फिल्म देखें तो आप चाहते हैं ना सीक्वेंस वाइज स्टोरी चले। ऐसा तो नहीं होता ना स्टोरी या ड्रामे के, ऐसा तो नहीं होता पहले एपिसोड के बाद 8वां एपिसोड आ गया। स्टोरी सीक्वेंस में चलती है, एपिसोड में ड्रामा चलता है। इसी तरह बुक भी एक सीक्वेंस में लिखी जाती है। पहला ये चैप्टर होगा तो दूसरा ये होगा तो तीसरा ये होगा, फिर उस पर आप किसी से प्रीफेस भी करवा लेते हैं, यानी प्रीफेस तो खैर खुद ही लिखना होता है, लेकिन किसी से रिव्यू करवा लेते हैं तो क्लेरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ जी ये चीज, ये स्टैंडर्ड है बुक का। तो ऐसी बुक्स को वाकई पढ़ा जाता है, देखा जाता है। 7वां तरीका क्या है? नहीं है शौक बुक लिखने का, कोई मसला नहीं, लेकिन इस दौर के लोग हो तो एप्लीकेशंस यूज करते हो, तो अपनी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर लो या करवा लो।
और उसे गूगल प्ले स्टोर पे रख दो। जब जब कोई उसको डाउनलोड करेगा, जैसे गेम्स लोगों ने रखे हुए 500 रुपए जी आपने पे करने हर डाउनलोड पे, फिर उन गेम्स के अंदर वर्जन होते हैं कि जी अगर नेक्स्ट आपने स्टेप पे जाना है तो 300 रुपए का ये खरीद लो, फलाने का इतना खरीद लो। ये कमाने के तरीके हैं। तो इस तरीके से लोग कमा रहे हैं। मुख्तलिफ आप ऐप बना सकते हैं, कोई ऐसी ऐप बना सकते हैं जो लोगों का मसला ही हल कर दे। जैसे मेरे एक दोस्त ने मिस्टर फिक्सर के नाम से एक ऐप बनाई कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो वो क्या बनाई उसने ऐप, उसने बड़ी सिंपल सी एक ऐप बनाई और उसने कहा कि जी जो लोग हुनरमंद हैं वो सब मुझसे राब्ता करें, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे गाड़ी सही करने वाला मैकेनिक हो, चाहे मासियां हो, जो भी आपको चाहिए ना वो मेरी ऐप पे मिल जाएगा। और उसने लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड दे दे के कि जी आपको कोई भी जरूरत हो मेरी ऐप पे जाएं, आपको लोग मिल जाएंगे। अब ये उसके अपने लोग नहीं है, ना वो उनको कुछ पे कर रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है कि उसकी ऐप यूज हो रही है और उसने जो भी लोग अपनी सर्विसेज के लिए उसको पेमेंट करेंगे तो वो उसमें 10% रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बर का काम था, उसको घर पे बुलाया, उसको 3000 रुपए दिए, 300 रुपए उसके हो गए। तो रोजाना लोगों को कितने काम पड़ते होंगे। और इस वक्त मैं कम से कम उसकी 2.5-3 साल से मैं नोट कर रहा हूं उसका बिजनेस चल रहा है। बहुत अच्छा नहीं चल रहा लेकिन चल रहा है। इसका मतलब है वो एक रनिंग फेज में लेकर चल रहा है, तो उसकी अर्निंग हो रही है कि उसने ऑफिस रखा हुआ है और वो अपना काम चला रहा है। तो आपको समझना होगा कि ऐप के जरिए भी आप लोगों के मसले भी हल कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। 8वां तरीका यह है कि आप वर्चुअल ट्यूटर बन जाएं। सबसे आसान तरीका, खवातीन सबसे ज्यादा वर्चुअल ट्यूटर हैं दुनिया में और लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ाने शुरू कर दिया। घरेलू खवातीन फारिग हैं, दिन में अपने जो हाउस वाइफ्स होती हैं कि जनाब खाना वाना पका लिया, अब फारिग हैं, क्या करें। तो उन्होंने फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए फ्रीलांसर अपवर्क पे अपने प्रोफाइल डाल दिए। आपने अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़वाना है, बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़वाना है, क्योंकि मेल ट्यूटर से लोग अपनी बच्चियों को नहीं पढ़वाना चाह रहे होते हैं, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम खदीजा आंटी से पढ़वा लेंगे। खदीजा आंटी क्या कर रही है, रोजाना 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वो बैठ जाती हैं ऑनलाइन। एक स्टूडेंट उनका इजिप्ट में आधा घंटा उसको देती हैं, एक स्टूडेंट उनका यूके में है, एक स्टूडेंट उनकी अमेरिका में है। 4 बच्चे 2 घंटे में वो कुरान शरीफ पढ़ा रही हैं, 4 दिन पढ़ा रही हैं, डॉलर में कमा रही हैं। इसी तरीके से आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये नवा तरीका है, बिकम एन इन्फ्लुएंसर, पैसा कमाने का। बहुत मुश्किल तरीका है और पाकिस्तान में तरीका सबसे ज्यादा घटिया तरीका है, क्योंकि टिकटॉकर्स जो हैं वो इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर अगर आप किसी एजेंडा के तहत बनते हैं तो बेस्ट है, और अगर इंटरटेनमेंट के तहत इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं तो यकीन माने आप इन्फ्लुएंसर नहीं, आप वो बड़ा अजीब सा वर्ड है लेकिन इस पंजाबी स्टेज ड्रामों में हमने बड़ा सुना है, तो वो इसको मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, आप समझ गए होंगे उस वर्ड को, तो आप वो बन जाते हैं। तो इस तरीके वाले इन्फ्लुएंसर आपने नहीं बनना है, आपने इन्फ्लुएंसर बनना है पढ़े लिखे तरीके में। इन्फ्लुएंसर देखें वो शख्स भी होता है, एक बैंकर है इन्फ्लुएंसर है कि जी उसने अपनी जिंदगी बैंकिंग के अंदर गुजारी है, तो जब भी बैंकर्स का जिक्र आएगा, बैंकिंग की हवाले से कोई बात होगी, हमेशा उसका नाम आएगा। इन्फ्लुएंसर उस लेवल पे आपने बनना है कि प्लांटेशन का जब भी जिक्र आएगा तो जिस बंदे ने प्लांटेशन में बड़ी अपनी रिसर्च की हुई है। इसी तरह रिसेंटली मुझे पता लगा वाइल्ड लाइफ में एक खातून का बड़ा नाम था, उनको सदारती तमगा भी मिला। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर है, ये एक्चुअल इन्फ्लुएंसर है। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, किसी एक फील्ड पे आपको टाइम देना होता है। जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो उसी रेलिवेंट फील्ड की कंपनी से आप राब्ता करते हैं, वो मार्केटिंग के लिए आपको पैसे देती हैं और ये बड़ा हलाल पैसा होता है। बड़े अच्छे तरीके से आप जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर बन के कमा लेते हो। उसके बाद 10वां तरीका है बिल्ड अ वेबसाइट। बहुत पुराना तरीका है, जब से इंटरनेट आया लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं। उस पे जितना आपके यूजर आ रहे होते हैं फिर गूगल एडसन के लिए एलिजिबल हो जाती है, गूगल खुद ही ऐड लगाता है, आपकी एक अमाउंट आना शुरू हो जाती है। एक दफा की इन्वेस्टमेंट होती है, आप वेबसाइट बनाना खुद सीख लें, लेकिन उस पे कंटेंट आपका कॉपी ना हो। अगर कॉपीराइट आएगा तो गूगल एडसेंस उस पे ऐड नहीं लगाएगा। 11वां तरीका है स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी वही वाली बात कि अगर कहीं कुछ पैसे वैसे पड़े में, वैसे तो पैसे कमाने के हम तरीके बता रहे हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसे आपके पास पैसे हैं तो कहीं छोटी मोटी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 12वां तरीका जो सबसे आखिरी तरीका है कि भाई सब तरीके अपना लिए, कुछ भी नहीं हो रहा, अब आखिर में क्या करूं, तो अपने पुराने कपड़े बेच दो। ये वाकई एक तरीका है कि वो कपड़े, वो चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो घड़ियां जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमेरिका के अंदर तो बाकायदा हर संडे को लोग अपने घर के बाहर एक स्टॉल लगाते हैं और वो अपने बर्तन तक रख देते हैं, और समटाइम वो नई नई चीजें रख देते हैं, समटाइम यूज चीजें होती हैं, और वो एक कार्ड लगा देते हैं। उसके बाद बच्चा अपनी साइकिल रख देता है, वो बच्चा बड़ा हो गया। एक फिल्म में मैंने देखा हॉलीवुड की कि वो बच्चा 12 साल का हो गया, वो बड़ा हो चुका था, वो जब 6 साल का था वो साइकिल वो चलाता था, तो उसके छोटे भाई को शौक भी नहीं था, वो साइकिल घर में पड़ी हुई थी। तो उसके बाप ने उसको मोटिवेट करने के लिए कहा कि सेल कर दो। नेक्स्ट संडे उसने अपना पूरे स्टॉल सजाया,
और बाइक पे उसने लगा अपनी जो साइकिल थी, बाईसाइकिल पे उसने एक अमाउंट लगा दी कि जी मैं इतने डॉलर्स की ये बेच रहा हूं। तो उस फिल्म के अंदर एक्चुअली ये बताया जा रहा था कि वो बिकी नहीं थी साइकिल, तो उसने फिर उसकी प्राइस कम की और फिर वो बिक गई। तो फिर उसने अपने बाप के पास गया, उस बाप ने उसको समझाया कि देखो तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट है वो अब नई नहीं है, तो तुम्हें उसकी कॉस्टिंग तुमने नई वाली गलत कर दी थी। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा कि भाई आपके पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई, आखिरी आपने पैसा कहीं ना कहीं से तो कमाना है, पैसा कमाओगे तो इन्वेस्टमेंट होगी, फालतू चीजें पड़ी हुई तो होंगी। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने दिमाग वाले लोग हैं कि जो उनकी अपनी चीजें नहीं होती दूसरों की होती है वो भी बेच देते हैं और वो कन्विंस भी कर लेते हो, यार मैंने थोड़ी इस चीज का सौदा कर दिया है। तो अब ये है कि बीच में वो अपना कमीशन रखते हैं और वो उसको भी कन्विंस कर लेते कि भाई बेच दे, और वो मान जाता है बंदा। तो इस तरीके के भी लोग हैं पाकिस्तान में। तो जब इस तरीके के लोग मौजूद हैं तो फिर आप क्यों नहीं है इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं? यानी आप अपने लिए तो रख सकते हैं ना कि जो चीजें आपके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं, जो फालतू चीजें हैं, आपके घर के अंदर कितने फालतू चीजें पड़ी हुई होंगी, तो जो पैसा उससे आ जाएगा, इस पैसे को खर्च कहां करना है? तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बात बताई थी कि वो प्लान पहले से हो, वरना पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। खर्च तुम गलत जगह कर दोगे, आउटिंग में कर दोगे, एंटरटेनमेंट में कर दोगे, फिल्म देखने में कर दोगे या दोबारा शॉपिंग में कर दोगे। ये मत खर्च करना, उस पैसे को सही जगह किसी जगह इन्वेस्ट करना है, प्लान करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपको पैसा किस जगह पर सही मायनों में प्लानिंग करनी चाहिए, यानी पैसे की भी एक प्लानिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे की प्लानिंग कैसे होगी।